नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे पाचन तंत्र में, हमने पढ़ लिया था मुख गुहा पढ़ लिया था, इसके बाद में हमने ग्रसनी पढ़ ली थी, फिर ग्रसिका पढ़ लिया था, फिर आमाशय में क्या क्या क्रियाएं हो रही थी वो पढ़ लिया था। और आज हम नेक्स्ट कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं और पाचन से संबंधित जो भी रोग होंगे उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है छोटी आंत। छोटी आंत को हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई तो बड़ी होती है, लंबाई बड़ी होती है और इसका जो व्यास होता है वो छोटा होता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? छोटी आंत कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि इसको जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत को इंग्लिश में कहेंगे, साइंस की भाषा में कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो तो बड़ी होती है, लेकिन जो इसका व्यास होता है वो कैसा होता है? छोटा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। और जो छोटी आंत होती है जो छोटी आंत होती है वो 3 भागों में विभाजित कर इसका अध्ययन करते हैं हम। पहला होता है डुडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो हमने देखा कि यहां पर कि जो छोटी आंत होती है वो हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो होता है डुडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। और जो ये डुडेनम होता है इसी को हम क्या कह देते हैं? ग्रहणी। अब हम देखेंगे कि जो ये वाला जो भाग है, जो आमाशय है, ये आमाशय से डायरेक्ट जो भाग निकल रहा है, ये वाला जो भाग है वो ग्रहणी वाला भाग हो जाएगा और ये वाला जो भाग है वो जेजुनम वाला भाग हो जाएगा। और जहां से बड़ी आंत जहां से खुलती है वो भाग हो जाएगा हमारा इलियम। तो ये हमें ध्यान रखना है। हमें ये छोटी आंत के जो भाग है डुडेनम, जेजुनम, इलियम, इसको हमें ध्यान रखना है। फिर जो आता है हमारा जो यहां पर होती है पैंक्रियाटिक ग्लैंड होती है एक, इस तरह से पैंक्रियाटिक ग्लैंड होती है। तो यहां पर एक क्रिया होती है, यहां पर जो क्रिया होती है वो क्या होती है कि जो ग्रहणी वाला जो भाग है, यहां पर जो ग्रहणी वाला जो भाग है उसमें जो अग्नाशय रस, ये क्या होगा? पेंक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और ये अग्नाशय ग्रंथि क्या करेगी? अग्नाशय जो रस है उसका स्त्राव करेगी ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अग्नाशय जो ग्रंथि है वो अग्नाशय रस का स्त्राव करेगी। और जो दूसरा होता है वो होता है पित्त, पित्तरस। जो ये ग्रहणी वाला जो भाग होता है यहां पर एक तो पित्तरस और दूसरा होता है अग्नाशय रस। ये दोनों आके इस भाग पर जो मिलते हैं इसको क्या कहते हैं? हम
एट्रेकेसिस, क्या कहेंगे? सक्कस एट्रेकेसिस। तो ये हमें ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो बड़ी होती है, और जो उसका जो व्यास होता है वो क्या होता है? छोटा छोटा होता है, इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। और जो इसके 3 भाग होते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम, और इस डुडेनम की बात करें तो इस भाग को हम ग्रहणी कहते हैं, और इस ग्रहणी वाले भाग से ये पित्त रस और एक अग्नाशय रस, जो कि अग्नाशय जो रस है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, और जो बाइल जूस है वो कहां से निकलता है? आपके पित्ताशय से। कहां से निकलेगा? यकृत वाले भाग से निकलेगा। और जो ये पित्त रस है वो पित्ताशय में आकर स्टोर होता है, पित्ताशय, ये भी हमें ध्यान रखना है, पित्ताशय में आके स्टोर होगा। और जो ये पित्त रस और अग्नाशय रस जहां ग्रहणी वाले भाग पर जहां मिलते हैं, वहां पर उस भाग को क्या कहेंगे? सक्कस एट्रेकेसिस कह लेंगे। तो जो छोटी आंत होती है तो उसमें 2 रस आकर मिलते हैं हम, जो छोटी आंत है उस छोटी आंत के कौन से भाग में? ग्रहणी वाले भाग में 2 रस आके मिलते हैं। एक होता है पित्त रस और दूसरा होता है अग्नाशय रस। इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। जो अग्नाशय रस होता है, जो ये अग्नाशय रस होता है, इसको सबसे शक्तिशाली रस भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? सबसे शक्तिशाली रस कहेंगे। सबसे पहली बात तो ये हमें ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमारा जो ये अग्नाशय रस है वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सबसे शक्तिशाली रस कौन सा है, तो हमें बताना है कि सबसे शक्तिशाली जो रस है वो है अग्नाशय रस। ये हमें ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा कि ये जो अग्नाशय रस होता है इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस। इसमें ऐसे एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी को डाइजेस्ट करने में बहुत अहम भूमिका होती है। इसीलिए इसको वो क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस, सबसे शक्तिशाली रस इसीलिए कहा जाता है इसको। फिर हम आगे देखते हैं कि जो अग्नाशय रस होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम, इस अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे और वो किसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए हमको ये चीजें पढ़नी बहुत आवश्यक है। और इसमें क्या होता है, जो लाइपेज एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइपेज। इस लाइपेज का कार्य क्या होता है? ये क्या करता है, जितने भी वसा होती है उस वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल इन दोनों में तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा? जो भी वसा होगी उस वसा को लाइपेज एंजाइम किस में तोड़ देगा? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, इन दोनों में तोड़ देगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो वसा होता है, जो अग्नाशय रस होता है, इसमें एक एंजाइम होता है उसका नाम है लाइपेज। लाइपेज का कार्य ये होता है कि जो वसा होती है उस वसा को किस में तोड़ देता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको यहां से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम यूज आता है, तो वहां पर ऑप्शंस दे देंगे, लाइपेज दे देंगे, रेनिन दे देंगे, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको कौन सा सही करना है?
वसा, वसा में लाइपेज। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर एक दूसरा होता है, दूसरा एंजाइम एमाइलेज। एक एंजाइम होता है एमाइलेज। इसका आपने सुना होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? स्टार्च। इस कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर देगा? ये कौन चेंज करेगा? एमाइलेज। किसमें तोड़ देगा ये कार्बोहाइड्रेट को? डाइसैकेराइड्स में तोड़ देगा, जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। किस किस में तोड़ देगा? डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड में किस में तोड़ देगा? डाइसैकेराइड में। और डाइसैकेराइड जो होता है, ये जो डाइसैकेराइड है, इसमें कौन कौन से आते हैं? एक हो जाएगा जो ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, ये जो डाइसैकेराइड होता है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। तो यहां पर जो अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते हैं, एक तो लाइपेज और एक एमाइलेज। लाइपेज का कार्य क्या होता है? वसा का पाचन करना। और एमाइलेज का कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और अगर किसमें वसा को किसमें तोड़ देता है? लाइपेज, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। और जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ेगा? तो हमें याद रखना है कि डाइसैकेराइड में तोड़ेगा। और डाइसैकेराइड में भी अगर पूछा जाए तो लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, इन तीनों में तोड़ेगा। फिर एक और एंजाइम आता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है, ये क्या होता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रोटीन पाचक एंजाइम। क्या कहेंगे? ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। जो प्रोटीन होता है वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है, वो किसमें चेंज कर देगा? अमीनो एसिड में। किसमें चेंज करेगा? जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को अगर इस ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, तो इनको किसमें, इस प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा? अमीनो एसिड में। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंजाइम माल्टेज। अगर माल्टेज का कार्य पूछा जाए तो माल्टेज का क्या काम होता है? तो ये क्या करता है? जो माल्टोज होता है, क्या होता है? जो माल्टोज होता है उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों में तोड़ देता है। मतलब जो आपका ये माल्टोज है वो दो अणु ग्लूकोज में तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा? जो माल्टोज है, उस माल्टोज को जो ये माल्टेज एंजाइम है वो किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज ग्लूकोज में। ग्लूकोज और ग्लूकोज में
तोड़ देगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट एंजाइम आता है, अगर सुक्रेज की बात करें, अगर सुक्रेज की बात करें तो सुक्रेज जो एंजाइम होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देगा। जो सुक्रेज एंजाइम होता है वो क्या करेगा, जो आपका सुक्रोज एंजाइम है, सुक्रोज होता है, तो उसको जो सुक्रेज एंजाइम होता है, सुक्रेज एंजाइम किसमें तोड़ देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो जो सुक्रोज होता है वो सुक्रेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ दिया जाता है। इस तरह से पाचन की प्रक्रिया होती है। फिर जो हमारा आता है लैक्टेज की बात करें तो जो लैक्टेज होता है, लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, जो लैक्टेज एंजाइम होता है वो लैक्टोज किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज और गलेक्टोज में। किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज और तो ये हमें ध्यान रखना है। जो लैक्टेज एंजाइम होता है, जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज, तो वो जो लैक्टेज जो एंजाइम होता है उसको किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज और गलेक्टोज में। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हो गया 6 नंबर का एंजाइम। ये सब अग्नाशय रस के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। फिर एक और आता है न्यूक्लियेज एंजाइम। न्यूक्लियेज एंजाइम, इसका कार्य क्या रहता है कि ये किसका पाचन करेगा, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, सबसे पहले तो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन, मतलब न्यूक्लिक एसिड का पाचन करेगा। इसका जो मुख्य कार्य है वो न्यूक्लिक एसिड का पाचन करना है। तो ये हमें ध्यान रखना। न्यूक्लिक अम्ल किसमें तोड़ देगा, तो जो ये आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड, तो ये जो न्यूक्लियेज होता है, ये न्यूक्लियेज न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों में तोड़ देता है। किसमें तोड़ेगा, ये न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा किसमें तोड़ देता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा जो अब अग्नाशय जो रस था, जो अग्नाशय रस था, ये अग्नाशय रस हमें कहां से मिल रहा था, कहां से मिल रहा था, ये मिल रहा था अग्नाशय ग्रंथि से मिल रहा था। कहां से मिल रहा था, अग्नाशय ग्रंथि से मिल रहा था। और अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा रस स्रावित हो रहा था, अग्नाशय रस। और जो ये अग्नाशय रस है इसी को हम क्या कह रहे थे, सबसे शक्तिशाली रस था ये, और पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और पूर्ण पाचक और शक्तिशाली रस क्यों कह रहे हैं, उसमें वेराइटीज ऑफ एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। जैसे पहला है लाइपेज, जो कि वसा का पाचन में बहुत अहम भूमिका निभाता है।
जो वसा होता है उसको किस में तोड़ देता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। और जो एमाइलेज एंजाइम है, इस एमाइलेज को किस में तोड़ देगा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इस कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देगा, डाइसैकेराइड में तोड़ देगा, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टेज, इसमें तोड़ देगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है ये भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और ये जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है ये हमें ध्यान रखना है कि प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगर माल्टोज का देखा तो माल्टोज जो होती है माल्ट शुगर जिसको हम कहते हैं, तो वो माल्टेज एंजाइम के द्वारा किसमें, 2 अणु ग्लूकोज में तोड़ देता है। फिर हमें जो नेक्स्ट एंजाइम जो देखा था हमने वो देखा था सुक्रेज। जो सुक्रोज जो होता है उस सुक्रेज एंजाइम के द्वारा किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और एक जो गैलेक्टेज एंजाइम जो होता है वो गैलेक्टोज जो शुगर होती है उसको लैक्टेज एंजाइम के द्वारा किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि एक न्यूक्लियस एंजाइम होता है। ये जो न्यूक्लियस एंजाइम होता है वो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है, ये देखा था। और उसके बाद में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है और एक न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। इतना हमने यहाँ पर देखा। फिर जो दूसरा जो रस होता है, जो दूसरे प्रकार का जो रस होता है वो होता है पित्त रस। कौन सा रस होता है, पित्त रस। इसी को हम कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं इसी को। और इसका जो निर्माण अगर पूछा जाए, इसका अगर निर्माण पूछा जाए तो किसमें होता है, यकृत में। किसमें होगा, लीवर में। ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसका अगर भंडारण पूछा जाए, भंडारण कहां होता है इसका, तो जो भंडारण होगा वो कहां होगा, पित्ताशय। पित्ताशय में भंडारण होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, गाल ब्लैडर। यहां पर इसका भंडारण होगा। तो ये हमें विशेष करके ध्यान रखना है कि जो बाइल जूस होता है, एक तो इसका निर्माण कहां होता है, तो निर्माण हमें बताना है कि इसका निर्माण कहां होता है, यकृत, लीवर में होता है। और जो इसका भंडारण पूछा जाए तो भंडारण कहां होता है, तो ये पित्ताशय में होता है। ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो पित्त रस होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें एक और चीज याद रखने जैसे क्या है कि पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। इसी में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें सिर्फ क्या मिलेंगे, पित्त लवण और पित्त वर्णक। इसमें क्या क्या मिलेंगे, एक मिलेगा पित्त लवण मिलेंगे और दूसरा क्या मिलेगा, पित्त वर्णक। ये हमें ध्यान रखना है कि जो आपका बाइल जो जूस था, जो पित्त रस था, उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। और दूसरी चीज क्या देखिए, इसमें क्या मिलेगा, पित्त लवण मिलेंगे और पित्त वर्णक मिलेंगे। तो हम इसमें जो पहला जो पढ़ने वाले हैं वो है पित्त लवण। जो पहला पढ़ेंगे हम वो क्या होगा, पित्त लवण। अब ये पित्त लवण होता क्या है, पित्त लवण क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो पाइसीकरण का कार्य होता है। क्या होता है, पाइसीकरण। अब ये पाइसीकरण को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन। क्या कहेंगे, इमल्सिफिकेशन कहेंगे। और इमल्सिफिकेशन का जो अर्थ होता है, पाइसीकरण का जो अर्थ होता है वो होता क्या है, जो पाइसीकरण होता है, जो वसा, आपने नाम सुना है बिल्कुल, वसा क्या होता है, वसा जिसको हम कहते हैं फैट। जो फैट होती है
तो जो ये इसकी जो बड़ी बड़ी जो गोलिकाएं होती है इस फैट की, तो उन गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? पाइसीकरण। क्या कहेंगे? पाइसीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे कि वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहेंगे? पाइसीकरण। एक पाचन पढ़ रहे थे हम, जिसको भोजन के टुकड़े कर रहे थे, और यहाँ पे जो एक इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं, इमल्सिफिकेशन जो पाइसीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? इसमें कोई क्या चीज है? वसा। वसा को हम तोड़ रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब जो दूसरी बात हम देखें, एक होता है पित्त वर्णक। पित्त वर्णक, और इस पित्त वर्णक में क्या क्या होते हैं? बिलीरुबिन, नाम सुना होगा, और एक होता है बिलीवर्डिन। एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। तो जो बिलीवर्डिन होता है, अगर इसकी बात करें तो ये जो बिलीवर्डिन होता है इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है यूरोक्रोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूरोक्रोम। और जो ये यूरोक्रोम अगर पूछ लिया जाए, ये होता क्या है सबसे पहले मैं समझा देता हूं। जो भी मानव का मूत्र होता है वो किस कलर का होता है? हल्का येलो। और जो ये हल्का येलो कलर का जो मूत्र होता है वो किस वर्णक के द्वारा होता है? अगर पूछ लिया जाए तो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम। किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर जो ये पित्त वर्णक होते हैं, ये जो पित्त वर्णक होते हैं, इसका एक और काम होता है कि ये जो भोजन होता है उसको कैसा माध्यम देंगे? क्षारीय। क्षारीय माध्यम देना इस पित्त वर्णक का कार्य है। फिर अगर हम आगे देखें कि जो अगर इसमें देखें कि अगर ये पित्त वर्णक की वजह से इसमें क्या बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों है, अगर इनकी अगर मात्राएं अगर बढ़ गई तो इनकी मात्राएं बढ़ने से क्या हो जाएगा? एक रोग होता है और उसी का नाम होता है, क्या होता है? पीलिया। क्या होता है? पीलिया। अगर पीलिया रोग का कारण पूछे तो पीलिया रोग का कारण क्या हो जाएगा? बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन की मात्रा का बढ़ना, और इस मात्रा के बढ़ने से ही कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग होता है। ये बहुत, इसमें क्या होता है कि जो आंख जो होती है उसका जो कोड़ने वाला भाग होता है वो क्या कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। नाखून होते हैं वो पीले हो जाते हैं। फिर जो जीभ देखें तो वो पीली हो जाती है। मतलब जो पीलिया रोग होता है इसमें कौन सा? यूरोक्रोम वर्णक होता है। बिलीवर्डिन, यूरोक्रोम मैंने बताया एक मानव मूत्र में जो येलो कलर का होता है वो कौन सा? यूरोक्रोम वर्णक के द्वारा जो मानव का जो मूत्र का रंग होता है वो पीला होता है। और जो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जो होते हैं उनकी अगर मात्राएं बढ़ गई और बढ़ने से कौन सा रोग हो जाएगा? पीलिया रोग हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगर देखें कि सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में अगर सर्वाधिक जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, अगर ऐसा क्वेश्चन भी अगर पूछ लिया जाए एग्जामिनर तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो सर्वाधिक कहाँ होती है, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए। पाचन की
सर्वाधिक प्रक्रिया कहां होती है? ग्रहणी। कौन से भाग में? छोटी आंत के। में होती है। तो जो ग्रहणी वाले जो भाग में आपकी पाचन की प्रक्रिया सर्वाधिक हो रही है, इसका जो रीजन है वो रीजन तो यही है कि जो एक तो अग्नाशय रस और जो पित्त रस दोनों आकर मिल रहे हैं, और जो अग्नाशय रस है वो सबसे शक्तिशाली रस कहा जाता है, ये भी हम जानते हैं। तो जो पाचन की प्रक्रिया सब सर्वाधिक कहां होती है ये पूछ लिया जाए तो कौन से भाग में होती है? ग्रहणी वाले भाग में होती है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट बात की जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका सर्वाधिक पाचन कहां होता है? एक और इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसका सर्वाधिक पाचन अगर पूछ लिया जाए तो कहां होगा? छोटी आंत में। सर्वाधिक पाचन कहां होगा? छोटी आंत में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो पाचन की प्रक्रिया एक तो ग्रहणी वाले भाग में सर्वाधिक हो रही थी, और जो कार्बोहाइड्रेट का जो सर्वाधिक पाचन हो रहा है वो कहां हो रहा है? छोटी आंत में हो रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हमने जो छोटी आंत थी वहां पर हमने क्या क्या पढ़ा? जो ये पित्त रस हमने पढ़ा, इसका जो निर्माण हो रहा था वो यकृत में हो रहा था, भंडारण जो हो रहा था वो पित्ताशय के अंदर हो रहा था, जिसको हम गॉल ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता। एंजाइम्स नहीं पाया जाएगा तो वहां पर क्या पाया जाएगा? पित्त लवण और पित्त वर्णक। जो पित्त लवण होते हैं उनका जो कार्य होता है वो क्या होता है? जो वसा की जो बड़ी गोलिकाएं होती है उनको छोटी गोलिकाओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम पाइसीकरण कहते हैं, इमल्सिफिकेशन उसी को कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो वर्णक थे, पित्त वर्णक जिसके नाम से जाना जाता है, वो दो थे, एक बिलीरुबिन था और एक बिलीवर्डिन था। और इस बिलीवर्डिन की वजह से कौन सा जो मानव के मूत्र का जो रंग हो रहा था वो पीला आ रहा था, यूरोक्रोम जिसको कहते हैं। तो वो हमें ध्यान रखना है। फिर जो अगर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की अगर मात्राएं बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो रहा था? पीलिया रोग हो रहा था। और पीलिया रोग जब होता है तो क्या होता है? जो आंख में जो कार्निया जो होती है उसका रंग येलो हो जाएगा, नाखूनों का जो रंग होगा वो पीला हो जाएगा, और जो जीभ होगी उसका रंग पीला हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बड़ी आंत। अब जो ये बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई छोटी होती है। लंबाई कैसी होती है? लंबाई छोटी होती है, लेकिन इसका जो व्यास होता है वो कैसा होता है? व्यास बड़ा। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसकी वजह से बड़ी आंत कहते हैं। कि जो ये बड़ी आंत है इसका जो लंबाई है वो तो कैसी है? छोटी है, लेकिन इसका जो व्यास है, ये जो व्यास है वो क्या होता है? बड़ा होता है। इसी वजह से इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया है? बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर हम जो बड़ी आंत को भी हम तीन भागों में पढ़ते हैं। एक का नाम है सीकम, कोलम और रेक्टम। इन तीनों भाग, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बड़ी आंत
को बड़ी हाथ क्यों कहते हैं, तो व्यास का रीजन बता दिया मैंने। और अगर इसमें इसके भागों से पूछ लिया जाए, इसके भाग कौन कौन से होते हैं, तो सिकम, कोलम और रेक्टम इसके भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा हो गया, सिकम, कोलम और रेक्टम। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, अवशोषण की प्रक्रिया होती है। इसी कौन सी प्रक्रिया होती है, अवशोषण। अवशोषण की प्रक्रिया। और यहां पर एक और लाइन लिख लेंगे कि पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। यहां पर सिर्फ कैसी प्रक्रिया होगी, अवशोषण की प्रक्रिया होगी। और इस यहां पर अवशोषण की प्रक्रिया होगी और जो पाचन की प्रक्रिया यहां पर क्या होता है, नहीं होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में जो मलाशय होता है, मलाशय, मलाशय में क्या होगा, इसमें मल का संग्रहण होगा। क्या होता है इसमें, मल का संग्रहण। और मल के संग्रहण के बाद में अगर यहां से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मल की जो विशेष गंध आती है वो किसकी वजह से आती है, तो वो उसका जो नाम है वो क्या होता है, इंडोल। क्या लिखेंगे, इंडोल। और इंडोल क्या होता है, मल की विशेष गंध किसकी वजह से आती है, इंडोल की वजह से आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर पूछा जाए कि मानव के पाचन में जो मल होता है, वो मल जो होता है उसका जो विशेष गंध आती है, और वो जो विशेष गंध होती है वो क्या कारण है उसका, ऐसा पूछ लिया जाए तो ये क्या नाम हो जाएगा, इंडोल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इंडोल। और एक और चीज होती है अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स। और इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि अपेंडिक्स क्या होता है। तो जो अपेंडिक्स होता है वो मानव का अवशेषीय अंग होता है। मानव का अवशेषीय अंग कौन सा होता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है वो मानव का अवशेषीय अंग है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो ये प्रारंभ में क्या होता था कि जो ये अपेंडिक्स होती थी, जो पुराने समय की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, तो उस समय क्या करते थे कि लोग कच्चा मांस खाते थे, घास फूस खा लेते थे, जो भी मिला वो खा लेते थे। और जो उसमें क्या होता था कि उसको पाचन में बहुत देर लगती थी और वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता था। और इजीली डाइजेस्ट कौन करता था, उन कच्चे मांस को, और जो प्राचीन समय में जो खाते थे, तो वो जो था वो अपेंडिक्स था। लेकिन धीरे 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 समय चेंज हुआ, और समय चेंज के साथ में क्या हुआ कि जो अपेंडिक्स है वो एक अवशेषीय अंग बन गया। इसका कोई काम ही नहीं रहा शरीर में, इसीलिए अवशेषीय अंग के नाम से जाना जाता है। मानव का अवशेषीय अंग पूछा जाए तो क्या कहेंगे हम, अपेंडिक्स। अगर इसको निकाल लो शरीर से तो भी कोई नुकसान नहीं है, और अंदर पड़ी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होती है अपेंडिक्स। और एक होता है, एक और चीज ध्यान रखना, जो खरगोश होता है, खरगोश, इस खरगोश की जो अपेंडिक्स जो होती है,
क्या होती है? अपेंडिक्स। और इस अपेंडिक्स में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है ई कोलाई। और ये ई कोलाई होता है वो किसका पाचन करता है? सेल्यूलोज का। तो ये हमें ध्यान रखना है। खरगोश में अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स में ई कोलाई जीवाणु होता है और ई कोलाई जीवाणु किसका पाचन करता है? सेल्यूलोज का पाचन करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम जो नेक्स्ट जो ग्रंथि पढ़ने वाले हैं वो है यकृत। और जो दूसरी यकृत के बाद में जो दूसरी जो बची हुई ग्लैंड्स हैं वो पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा है इसमें कि जो खरगोश होता है उसमें अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स में ई कोलाई होता है जीवाणु और वो सेल्यूलोज का पाचन करता है। और जो अपेंडिक्स जो मानव में होती है वो किस रूप में है? अवशेषीय अंग के रूप में। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो मल की जो विशेष गंध आती है वो किसकी वजह से आती है? इंडोल की वजह से आती है। और मलाशय और मल का जो संग्रहण होता है वो मलाशय में होता है। इतना सा हमें ध्यान रखना है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।